जो मुख्यमंत्री ने जन संवाद किया पूरे हरियाणा में, उससे भाजपा को काफ़ी फायदा मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि करीब 9 सीटें बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के जो हालात हैं आज की डेट में, वो इससे बुरे हालात आज से पहले कभी हुए भी नहीं। इतनी गुटबाजी आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली। सड़कों पे लड़ाइयां हैं, जूते बज रहे हैं, एक दूसरे के थप्पड़ मुक्के चल रहे हैं। ये हालात हरियाणा कांग्रेस के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा एक योजनाबद्ध तरीके से चुनावी रणनीति को अपनाती है, उस पर काम करती है। और रही जो अभी गुटबाजी की बात हो रही थी, भाजपा में बहुत सारे अलग अलग नाम है, बड़े नाम है, चेहरे हैं, लेकिन अगर नेतृत्व है तो नेतृत्व है। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। अब की बार कैसा है चुनावी माहौल, इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज, देश किसका। सीरीज के चौथे एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा का सर्वे और एक्सपर्ट ओपिनियन। राज्य की सियासत पर अच्छी पकड़ रखने वाले एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं इस बार हरियाणा की सियासत में किसके पक्ष में माहौल बन रहा है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पाई है। हरियाणा से बाहर भी अगर आप देखेंगे, कांग्रेस जब भी सरकार में आई है, कांग्रेस की वजह से कभी नहीं आई है, पब्लिक की वजह से आई है। पब्लिक ही कांग्रेस को सरकार में लाती है। हरियाणा के जो हालात हैं आज की डेट में, वो इससे बुरे हालात आज से पहले कभी हुए भी नहीं। इतनी गुटबाजी आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली। सड़कों पे लड़ाइयां हैं, जूते बज रहे हैं, एक दूसरे के थप्पड़ मुक्के चल रहे हैं। ये हालात हरियाणा कांग्रेस के हैं। तो इस पोजीशन में ये 10 सीटें जीतने का दम कांग्रेस कैसे भर सकती है? देखिए, जब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जब तक चुनाव नतीजे नहीं आए थे, तब तक ये तो एक आवाज थी पूरे देश में कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। लेकिन हरियाणा को लेके कहीं ना कहीं इंटरनल कांग्रेस बहुत आत्मविश्वास में थी और भाजपाइयों का थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से समझ लीजिए या कैसे समझ लीजिए कि ये लगता था कि शायद मुश्किल हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो काम तो कर रहे थे लगातार। जब रिजल्ट आए तो उनका जो धरातल का काम था वो एकदम सामने कॉन्फिडेंस के रूप में एकदम बाहर आ गया। और आप ये देखिए कि भाजपा किस तरह से तैयारी करती है अपने चुनाव की कि 2024 में भाजपा ये मान के चल रही है कि उसकी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तब हमारे 2024 के प्लान क्या होंगे, आगे के प्रमुख योजनाएं क्या होंगी, हम क्या घोषणाएं करने वाले हैं, ये उसके एजेंडे में अभी तक एक कागज पे नोट है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि साथ के साथ वो 2047 की बात करते हैं मोदी जी, और मनोहर लाल जी करते हैं 2029 की बात। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा एक योजनाबद्ध तरीके से चुनावी रणनीति को अपनाती है, उस पर काम करती है। बात करें हरियाणा के हालिया ओपिनियन पोल की, तो करीब 1 महीना पहले किए इंडिया टीवी की ओपिनियन पोल में बीजेपी को 8 सीटें जीतते हुए दिखाया गया था, जबकि इंडिया टीवी के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे में दिखाया गया कि हरियाणा में बीजेपी 8 से 10 सीटें जीत सकती है, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान है। हमने भी जब से राजनीति को देखा है, कांग्रेस में शुरू से गुटबाजी देखते आए हैं। चाहे भजन लाल का दौर रहा हो, बंसी लाल का दौर रहा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहली बार सीएम बने तब भी कांग्रेस में गुटबाजी थी। वीरेंद्र सिंह का अलग धड़ा था, 3-4 धड़े थे तब, मगर 2009 में फिर कांग्रेस सत्ता में आई। 2014 में भी गुटबाजी थी और गुटबाजी आज भी है, बट माहौल को देखते हुए कांग्रेस को सुधार की जरूरत है। गुटबाजी बीजेपी में भी है, लेकिन बात है अनुशासन की। कांग्रेस में अनुशासन कहने भर को है, अनुशासन रियलिटी में नहीं है। आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 3 स्टेट के रिजल्ट देख लीजिएगा। 3 स्टेट में 3 बड़े चेहरे थे। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह। तीनों को साइडलाइन कर दिया गया। नए फेस चीफ मिनिस्टर के बीजेपी लेके आई है। क्या कहीं से भी आपको किसी भी तरह की विद्रोह, अगर यही कांग्रेस में होता तो पार्टी टूट जाती? पार्टी टूट जाती। आप एग्जाम्पल देखिएगा कि माधवराज सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए ना। क्यों गए? चीफ मिनिस्टर का फेस थे, वो भी उनका क्लेम था। यही हालात राजस्थान में सचिन पायलट के और गहलोत के रहे हैं। बीजेपी में जब की पार्टी हाईकमान जब एक आदमी का नाम तय कर देती है, पूरी पार्टी उसके साथ लग जाती है, उसमें विद्रोह नहीं होता। लेकिन कांग्रेस में इसके उलट होता है हमेशा। अब आप पूछ रहे थे बीजेपी का। बीजेपी के साथ क्या है कि बीजेपी माइक्रो लेवल पे जाके काम करती है। बीजेपी की जो मैनेजमेंट है उसका कोई सानी नहीं है।
बीजेपी रोज चुनाव की तैयारी करती है और रोज चुनाव लड़ती है। कांग्रेस में क्या है, जब चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं उस टाइम वो फाइटिंग के मूड में आते हैं। तो पहले अपने आप से लड़ते हैं, पहले खुद से लड़ते रहते फिर हैं। चुनाव लड़ते हैं। हाँ, बीजेपी 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है, ऐसा नहीं है। बीजेपी 2029 की प्लान भी साथ लेके चल रही है। उसको पता है कि 29 में क्या करना है। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी की जो मैनेजमेंट है उसका कोई मुकाबला कांग्रेस आज की डेट में करने की पोजीशन में मेरे हिसाब से नहीं है। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने अकेले 10 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। तब बीजेपी का वोट शेयर 58.2% रहा था। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और कांग्रेस का वोट शेयर 28.5% रहा था। कांग्रेस की गुटबाजी है, सबको दिखती है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो मेरे ख्याल से ये गुटबाजी एकदम गायब हो जाती है। जो वोट डलता है वो कांग्रेस को डलता है। इसलिए मेरा ये मानना ये है कि आज की जो गुटबाजी है उसको सिर्फ जो उसके विरोधी दल है कांग्रेस को, जो ये सोचते हैं कि वे सत्ता से हम बाहर कर देंगे, उनको इस गुटबाजी को सिर्फ एक सामान्य तौर पे नहीं लेना चाहिए। उनको ये महसूस करना चाहिए कि ऐन वक्त पे ये एकजुट हो जाते हैं और ये जो लड़ाई जूतम पेजार ये सिर्फ टिकटों तक होती है। बाद में जो होता है कि एक रणनीति के तहत कांग्रेस लड़ती है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, अपनी व्यू रचना अपने आप बनानी होगी। 2019 में भी देखो तो 10 की 10 सीटें हरियाणा में आई थी, तो आत्मविश्वास तो बनता ही है। और 2019 के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। ये नहीं हुआ कि हाथ पे हाथ रख के बैठ के कि हम तो आए हैं। जब से वो लगातार तैयारी कर रही हैं, हर साल ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुनावी वर्ष हो रहा हो, चुनाव की तैयारियां। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड पे है और एक स्ट्रेटेजी के तहत चुनाव प्रचार करती है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे भाजपा के बारे में? भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो मजबूत हैं। वो शुरू से लेके चुनाव जीतने से लेके और अगले चुनाव तक काम करते हैं फील्ड में, कभी भी घर बैठकर काम नहीं करते। तो यही कारण है कि बीजेपी एक देश में मजबूत पार्टी बनकर उभरी है, जिस कारण आज भी मोदी के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। हरियाणा में 2014 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 10 में से 7 सीटें जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 34.8% रहा था। दूसरे नंबर पर ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल रही। INLD ने 24.4% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीती थी। कांग्रेस सिर्फ एक ही लोकसभा सीट जीत पाई थी। तब कांग्रेस का वोट शेयर 23% रहा था। देखो जी, क्या है कि कांग्रेस में जब गुटबाजी होती है तो कुछ नेता ऐसे होते हैं जो घर बैठकर एसी में बैठकर काम करते हैं, लेकिन वो धरातल पर काम करते नहीं। वो चाहते हैं कि काम कोई और करे, कुर्सी उनको मिल जाए। तो ऐसे में क्या कांग्रेस कैसे उभर कर आएगी? सबसे बड़ी बात तो यही है कि कांग्रेस हमेशा से ही जो बड़े नेता होते हैं वो घर में ज्यादातर बैठकर एसी में बैठकर काम करते हैं, और जो धरातल पर काम करते हैं उनकी कुर्सी छीनने के लिए वो हमेशा गुटबाजी अपनी। तो ये कांग्रेस की बात थी। भारद्वाज जी यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस की वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों चीजों पर चर्चा हुई। 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब बीजेपी ने 90 में से सबसे ज्यादा 40 सीटें जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 36.49% रहा। अभी हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार है। 2019 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही थी। कांग्रेस का वोट शेयर 28.08% रहा था। तीसरे नंबर पर अजय चौटाला की जननायक जनता पार्टी रही। जेजेपी ने 14.84% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीती थी और फिर बीजेपी से गठबंधन करके सरकार में शामिल हो गए थे। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 33.20% रहा था। INLD ने 24.11% वोट शेयर के साथ 19 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस को 15 सीटों पर जीत मिली थी। तब कांग्रेस का वोट शेयर 20.58% रहा था। कांग्रेस और भाजपा के अलावा छोटा छोटा सा एक राउंड लेते हैं। जजपा INLD। जजपा INLD, जजपा सरकार में साझीदार है,
पिछले 4 साल से। चुनाव तक साझेदार रहेगी? चुनाव में तो साझेदार नहीं होगी, इसके अनुमान आ रहे हैं सामने। सिर्फ अनुमान है, अभी तो आप लोकसभा तक एटलीस्ट कुछ नहीं कह सकते। अगर जो भी डिसाइड होगा लोकसभा में होगा, और वो भी सीटों पे हो सकता है आज की डेट में। चलिए, सत्ता पक्ष के अलावा जजपा को आप कितनी बड़ी ताकत और साथ में आईएनएलडी को कितनी बड़ी ताकत मानते हैं हरियाणा के अंदर? आईएनएलडी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। मैं जजपा का 2024 की जहां तक बात है, मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन 2029 में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जजपा के बारे में मेरा ये मानना है कि उसका जो एजेंडा है, लोकसभा चुनाव है ही नहीं। वो तो एक एनडीए के सहयोगी दल, भाजपा के सहयोगी दल के नाते उसको ये उम्मीद है कि जहाँ पे उनके दुष्यंत चौटाला जी के पिताजी हैं, अजय सिंह चौटाला जी, वो भिवानी में सांसद रहे हैं, हिसार में वो सांसद खुद रहे हैं दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला ने सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ये 3 ऐसी जो सीटें हैं जहाँ पे यह माना जाता है कि ये जहाँ पे इंटरकास्ट फाइट भी होती है, तो ये भाजपा के सामने एक दावेदारी पेश करेंगे कि हमें सीट दे दो। अगर भाजपा नहीं देगी इनको सीट, तो इनमें इतनी अभी आज की तारीख में इतना दम नहीं है कि ये कह दे कि ठीक है जी, अच्छा नमस्ते, हम चलते हैं। आप क्या कहेंगे? लोकसभा चुनावों में देखो तो जजपा की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देती, और जजपा का भी जो तैयारियां चल रही हैं वो ठीक है कि 4 सीटों पे वो फोकस करके चल रही है लोकसभा की, बट वो विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी कर रही है। जजपा और आईएनएलडी? जजपा सरकार में साथ दे रही है, लेकिन जजपा वालों को ये नहीं लग रहा कि चुनाव उनके गठबंधन के साथ होंगे। वो खुद ही इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। अक्सर बीजेपी उनका साथ देगी नहीं देगी, वो कैसे तैयारी करे, अलग से तैयारी करे या गठबंधन के तौर पर तैयारी करे, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो बहरहाल आपने चर्चा देखी, 4 बड़े संपादक हमारे साथ मौजूद हैं और चर्चा करी है। अब एक आखिरी राउंड और फाइनल, अगर 10 सीटों की बात करें, 10 में से आपको क्या नजर आ रहा है आज के दिन हरियाणा में? हरियाणा में 10 सीट पिछली बार 2019 में 10 की 10 आई थी। अब की बार आसार, अनुमान, अंदाजा? सिकंदर जी क्या कह सकते हैं, अभी तो ये कैलकुलेशंस के खेल हैं, समीकरण के खेल हैं। क्या समीकरण बनते हैं, कौन कैंडिडेट आते हैं, कैसी फाइट होती है, उसके बाद डिसाइड होएगा ना। आज की डेट में आप सीटों को ये कह पाए कि 8-2 रहेंगी, 9-1 रहेगी, 5-5 रहेंगी, इट्स इम्पॉसिबल। मेरा ये कहना है कि जो आम आदमी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोक दल है, वो भी अपनी अपनी, जैसा कि हरियाणा में एक परंपरा है कास्ट पॉलिटिक्स की, जिसको भाजपा कहती है कि हमने खत्म किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खत्म होगी, कभी खत्म हो नहीं सकती। तो इन दोनों दलों को भी नजरअंदाज करने की किसी को मतलब एहसास नहीं करना चाहिए कि नजरअंदाज है। ये जहाँ पे थोड़े बहुते वोट झुकेंगे वहां पे असर पड़ेगा। अगर मैं सीधे सीधे आपसे पूछूं, देखिए मोदी जी का प्रभाव है, राम में पूरा देश हुआ पड़ा है, क्या भाजपा आज लोकसभा चुनाव में आपको अन्य दलों से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, या कोई चुनावी आपको कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है? फाइट है? देखो, मुझे ये लगता है कि भाजपा करीब 70 से 80% चेहरे इस लोकसभा चुनाव में अपने बदलने जा रही है, और चेहरे बदलेंगी तो जो एंटी इनकम्बेंसी है कुछ सांसदों की, वो दूर होगी, तो भाजपा को इसका फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं। नंबर 1 बात। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस भी 10 सीटें जीत के सोती है। इवन आप अभय चौटाला का कॉन्फिडेंस देखो, रात को वो कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी, जेजेपी कहते हैं कि 2029 में हम सरकार बनाएंगे, भाजपा तो प्रकाश चौटाला जी कहते हैं शायद अभी बन जाए, इस चुनाव से पहले ही मिल सकती है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है राजनीतिक दलों का, ये बने रहना चाहिए। सब भाजपा कहती है कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। सबका कॉन्फिडेंस बना रहे, बढ़िया है, अच्छी बात है। भाजपा को अन्य दलों से आगे मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आज की तारीख में तो स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है, और राजनीति है तो कब क्या खेल हो जाए क्या पता, पहली रात क्या बदल जाए स्थिति। जो मुख्यमंत्री ने जन संवाद किया पूरे हरियाणा में, उससे भाजपा को काफी फायदा मिला है। तो ऐसा लग रहा है कि करीब 9 सीटें बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। तो ये चर्चा हरियाणा के लोकसभा की 10 सीटों पर हमने की है। हमने जेजेपी के बारे में बात की है, आईएनएलडी के बारे में बात की है, कांग्रेस के बारे में बात की है, भाजपा के बारे में बात की है। बहरहाल निकल के ये आ रहा है कि चुनावी जो लड़ाई है उसको कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, और ये खेल
ताश के पत्तों की तरह है। आपके आगे कौन होगा, कैंडिडेट कौन होगा, उस समय के समीकरण क्या होंगे और उस समय पर राज्य में हालात क्या होंगे, बहरहाल ये सब कुछ बदल सकता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अभी तक भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कहीं ना कहीं अन्य दलों की अपेक्षा में भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है।